अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर फाइन। आपको जैसे पता है कि आज हमारे चैनल यूट्यूब पर एक्सपीरियंस इंडस्ट्री पर जो हमने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज रखी है ओरल सर्जरी की, आज उसका जो टॉपिक है इम्पैक्टेड विजडम टूथ है, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज जो मेरे साथ मेरी को होस्ट डॉक्टर मारिया यूनस मौजूद हैं। ओवर टू यू डॉक्टर मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आज हम इम्पैक्टेड विजडम टूथ के ऊपर बात करेंगे और वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर जन्नत टू हेल्प अस विद दैट। तो ओवर टू यू डॉक्टर जन्नत, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, लेक्चर स्टार्ट कर दें। Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I'm Dr. Jannat again from Lahore Medical and Dental College, and today I have been assigned the duty to deliver a lecture on impacted wisdom teeth. So, should I start? Yes, you can start. Okay. Okay, everyone. First of all, before talking about wisdom teeth, impacted wisdom teeth, so one thing that I always say, and I think I want all you to remember, is that yes, there are going to be questions about impacted wisdom teeth. किसी ना किसी तरह से प्रॉफ थ्योरी में भी आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, because maxillofacial surgeons and this is one of their specialties. तो सबसे पहले बेसिक अगेन फ्लैब्स याद करके चले जाओ, कौन सी एंगुलेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। बट व्हाट इज अ विजडम टूथ, बेसिकली दैट यू शुड ऑलवेज नो कि होता क्या है। तो अ विजडम टूथ हम कब कहेंगे कि एक दांत जो है वो इम्पैक्टेड है, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, इट इज व्हेन एक दांत जब अपनी नॉर्मल पोजीशन में अपने नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग इरप्ट नहीं करेगा, दैट इज व्हेन वी कॉल अ टूथ इम्पैक्टेड, ठीक है। तो यूजुअली जो हमारी अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं द एक्सपेक्टेड एज व्हेन अ टूथ शुड इरप्ट, ठीक है। थर्ड मोलर्स के लिए इट्स यूजुअली 17 to 25 ईयर्स के बीच में होता है, ठीक है। उसकी जो रूट है वो पहले बनना शुरू हो जाती है अराउंड 13-14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो अगर if after like that time has gone and the tooth has not erupted, so that's when you say कि this particular tooth, in our case our third molar is impacted, ठीक है, it has failed to erupt. अब बहुत सारी reasons हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे common reason यही है because this is the last tooth in your oral cavity to erupt, तो space नहीं है, ठीक है। space किस वजह से नहीं हो सकती, अभी jaw जो है वो underdeveloped है, or maybe your teeth are malpositioned, they are taking more space than they would normally do, जिसकी वजह से आपका जो impacted molar है उसको जगह ही नहीं मिल रही कि वो अपनी mesial direction से वो vertical direction में आए, ठीक है। तो that's one of the reasons। उसके बाद फिर आपके पास sometimes ऐसा होता है कि some people have a very fibrous gingiva, बहुत ज्यादा hard gingiva है, ठीक है, and because again it is erupting last, तो उसको again due to the dense fibrous tissue, it is not having the space, there is a hindrance for the tooth to erupt, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो आपका थर्ड मोलर ने इरप्ट होना था और जिस पोजीशन में, जिस लाइन में उसने इरप्ट होना था, एक आपकी डेंटल आर्च है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग इरप्ट नहीं हो रहा बल्कि इट्स ऑफसेट, ठीक है, वो टूथ इटसेल्फ इज ऑफसेट, जिसकी वजह से समटाइम्स इरप्शन में जो है हिंड्रेंस आती है एंड द टूथ कैन नॉट इरप्ट, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से आपका थर्ड मोलर इज द मोस्ट कॉमन टूथ दैट इज इम्पैक्टेड, ठीक है, एंड दैट इज नॉट प्रॉपर्ली इरप्टेड, ठीक। एंड देन इटियोलॉजी की तरफ वही बात है कि अगेन अब अच्छा एक और चीज है कि विजडम टूथ को, इफ समवन हैज दैट क्वेश्चन कि भाई विजडम टूथ को विजडम टूथ क्यों कहते हैं, बिकॉज यू नो as I've already told you कि ये इन आपके late teens, ठीक है, और early 20s में ये दांत erupt होता है, ठीक है, that's the normal age of its eruption, and you know it is considered, I don't know if it's true or not for most people, but उस टाइम तक आपको अकल आ चुकी होती है शायद, तो that's why they call it a wisdom tooth, ठीक है, because this erupts in your oral cavity when you have sufficient wisdom, ठीक है। तो इसके बाद etiology की तरफ आ जाए तो वही as I've said, ठीक है, एक दांत है वो सबसे एंड पे रप्ट हो रहा है, तो हो सकता है उसको इतनी स्पेस ही नहीं मिली कि वो अभी मीजियली पड़ा हुआ था, उसने वर्टिकल होना है, बट देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन द जॉ, पीछे आपका साथ ही मैंडिबल है, ठीक है, आपका रेमस शुरू हो जाता है, सही, तो मे बी देयर इज नॉट इनफ बोन,
ठीक है, आपकी कोई जॉज अंडर डेवलप्ड है, कोई भी बोनी आपको लीजन है, कोई बोन प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से दांत इरप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। एंड देन यू हैव अगेन बहुत फाइब्रस जिंजुआ, टूथ के नॉट इरप्ट, एंड देन अगेन कोई प्रेशर पड़ा है, मैथ पोजिशन है, ठीक है, टूथ की इटसेल्फ पोजिशन ठीक नहीं है, whatever that is, ठीक है। These are all the reasons why your tooth is not erupting in the oral cavity. अच्छा now, अब इसकी जो indications है, these are like very straightforward और टकर्स में as it is लिखी हुई हैं, ठीक है, और सबको one by one explain भी किया हुआ है। मैं इसमें explain करूंगी one very important thing that is pericoronitis, बाकी को हम थोड़ा like जल्दी जल्दी skip करेंगे, just very summarized way कि क्या क्या reasons है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडिकेशंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल आ सकता है कि भाई व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द रिमूवल ऑफ विजडम टीथ। जैसे हमारे प्रॉफ में एनुअल में इस तरह सप्ली में क्वेश्चन है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द रिमूवल ऑफ विजडम टीथ, तो दीज आर द इंडिकेशंस। सो क्विकली, पेरिकॉर्नाइटिस, ठीक है। पेरिकॉर्नाइटिस क्या है? दांत के अगेंस्ट के सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यू है, इट हैज बिकम इन्फ्लेम्ड, ठीक है। वहां पे व्हाटएवर रीजन, कोई फॉरेन बॉडी थी, कोई दांत में केरीज हो गई या व्हाटएवर रीजन की वजह से वहां पे गम इन्फ्लेम कर गया एंड इट इज नाउ गोइंग टू कवर योर टूथ, ठीक है। तो ये दैट इज पेरिकॉर्नाइटिस। प्रेशर पेन हो सकती है, देयर कैन बी पेरिडोंटाइटिस, टूथ इटसेल्फ आपका डिके कर गया हुआ है, टूथ की वजह से प्रेशर रिजॉर्प्शन हो रही है, स्पेशली ऑफ योर सेकंड मोलर, ठीक है। पेन है पेशेंट को अननोन ओरिजिन की, समझ नहीं आ रही कि व्हाई द पेन, व्हाई इज देयर पेन, बहुत जनरलाइज सी पेन है एंड यू कैन नॉट रूल आउट। तो फिर उसमें सबसे पहली ऑप्शन है कि एक्सट्रैक्ट द विजडम। टीएम डिस्फंक्शन है, सिस्ट फॉर्मेशन होगी, जिससे हम पढ़ते थे यू हैव द डेंटो एल्वियोलर सिस्ट है, ठीक है, वो उसके क्राउन के सराउंडिंग में होती है, तो यू हैव टू रिमूव द टूथ। कोई नियोप्लाज्म है, ठीक है। आपकी ई डेंटुलस रिज है, आपने अगर देना है अपना कोई भी इफ यू आर गोइंग टू गिव अ डेंचर और एनी प्रोस्थेसिस, तो फिर यू हैव टू रिमूव द टूथ बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड अ यूनिफॉर्म बोन, यू नीड यूनिफॉर्मिटी टू प्लेस अ डेंचर। क्राउडिंग ऑफ डेंटिशन, दैट इज ड्यू टू ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट इज अ मिसकंसेप्शन, ठीक है, बट इट कैन बी अ रीजन के थर्ड मोलर की eruption की वजह से the rest of your teeth they get slightly malaligned, but there are various other reasons जिसमें हम orthodontically remove कर देते हैं दांत को, ठीक है, we'll discuss that later। उसके अलावा it can be involved in a fractured line, ठीक है। ये as it is सारी की सारी जो आपकी indications हैं they are given in the tuckers, ठीक है। Now coming towards the contraindications, अच्छा ये सीधा सीधा सवाल है in prof annual 2019, ठीक है। अब क्या क्या है, पेशेंट चाहता ही नहीं कि उसका दांत, देयर आर पेशेंट बिकॉज आई एम करंटली वर्किंग इन द क्लिनिक, ठीक है, देयर आर वेरी like large number of people who would come to you and with pain and you will tell them कि इस तरह से, ठीक है, आपका थर्ड मोलर है, विजडम टूथ है, it is causing problem, ठीक है, the pain and etc, this is the cause, but if the patient can bear, you leave it as it is, and at times there are patients who will say कि कोई पेन किलर बता दें जिससे हमारा काम चल जाए। Why? Because they're afraid of the surgery. They're afraid of anesthesia. ठीक है? Some people consider it like very large surgery. According to them, it's a large surgery. So some people they do not want the tooth to be removed. They want alternatives. ठीक है? उस केस में, because your patient is always the boss, so you have to listen to them. And if they don't want their teeth to be removed, then you don't remove it. ठीक है? Second, we have के अब obviously because third molar upper भी lower भी, ठीक है, they're in the regions very risky regions, ठीक है। यहाँ पे आपकी करीब करीब एक तो inferior alveolar nerve है, पीछे ramus of the mandible है, ऊपर अगर आ जाए तो you have the maxillary tuberosity, ठीक है, you have the sinus remove करते हुए you can injure the sinus also, ठीक है, because you're using elevators which are very sharp instruments, so slight slip and you know perforate the sinus. तो sometimes बहुत ज़्यादा रिस्क होता है of injury to these vital structures, so we avoid the extraction. उसके अलावा again patient की tolerance, you know, जो अभी मैंने इतनी लंबी बात की वो ये थी basically, patient चाहता ही नहीं रिमूव कराना, secondly patient अगर tolerate कर सकता है then it's you know their own choice, ठीक। और अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट का टूथ वो इरप्ट ही नहीं किया, ठीक है, पार्शली इरप्टेड है या बिल्कुल इम्पैक्टेड है, इट इज नॉट एट ऑल एक्सपोज टू द ओरल कैविटी, उस वे में इट्स नॉट पोजिंग एनी थ्रेट, ठीक है, तो फिर हम उसको नहीं रिमूव करेंगे।
because it's not causing any problem. Why would you give the patient trauma of the surgery, the pain, etc., you know? So you would not remove it because it's not causing any problem at all. So these are the contraindications why like आप क्यों नहीं remove करेंगे. And then again एक और question जो आपसे पूछा जाता है, it's अभी तक ठीक है, till now it's a debate, ठीक है, amongst like various you know countries, and there are too many schools of thoughts, and it cut down to two. रिमूव करें, रिमूव ना करें, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, रिमूव करते हैं, ठीक है, यू हैव टू रिमूव इट. बट इफ इट्स नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, देयर आर सम पीपल आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस के जो अपने थर्ड मोलर्स को भी इन देयर च्यूइंग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है. बेसिकली आपकी जो बाइट होती है इट्स आइदर 6 और 7, 6 to 6 होती है, 7 भी इन्वॉल्व होते हैं, समटाइम्स 8 आर यूजुअली नॉट इन्वॉल्व इन योर च्यूइंग procedure, but there are patients who are able to use wisdom teeth as well. तो फिर अगर they're useful to the patient, why would you remove it? ठीक है, किसी patient का अगर already 6 removed है और आप कहते हैं जी third molar भी remove करें, why would you remove it? The patient needs to eat also. Yes, we do have 7. Yes, we do have premolars, but it's a strong tooth. If the patient can use it, then leave it as it is. Do not remove it. ठीक है. उसके अलावा बाकी है कि the reason to remove, there are like various reasons why would you remove tooth. ठीक है, वो indications में आ जाएगा. And then again, a wisdom tooth वो कहते हैं कि it can be used as an implant to replace a molar that has been removed. ठीक है, तो yes, and other use of this tooth के आप उसको as an implant use कर सकते हैं, ठीक है, because molars are your teeth जिससे आपने खाना खाना है. दो ही concerns होते हैं, औरतों के होते हैं appearance, aesthetics, मर्दों का होता है खाना. So even when in clinics the patient comes to you, अगर कोई मर्द है, so you're going to, you know, आपने उनको tackle कैसे करना होता है by telling them कि ये करवा लें, you will be able to eat. ठीक है, so ये जो आपके molars आते हैं, these are your very important teeth according, you know, in terms of your eating and etc. So, you know, if it can be used that way, so use it. Now, अब वो आ जाते हैं उस तरफ जहाँ पे हमें wisdom tooth को अगर remove करना ही है, तो हम किस एज में करेंगे, ठीक है. अब वो कहते हैं there are various schools of thoughts again, लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि 14 and 22 years की एज में. क्यों? इट इज pretty early, ठीक है. Why? Because जब एक पेशेंट यंग है, उसकी सबसे पहले तो जो बोन है इट्स नॉट वेरी हार्ड. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बोन होती है वो डेंस होती है, ठीक है, वो डेंसिफाई हो जाती है. उसके बाद एवरी एक्सट्रैक्शन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. You might have seen, you might have experienced yourself, जो लोग क्लिनिक में काम कर चुके हैं, ठीक है, in final year, or who were currently working in the oral surgery department, ठीक है, it's easier to remove the tooth of a younger patient comparatively. जो older patients के दांत निकालना वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों? Because उनकी bone dense हो चुकी होती है with the passage of time, ठीक है. तो it is better कि 14 and 20 years की age में you get the tooth removed if you want to, ठीक है. अच्छा, moving on, आगे फिर हमारे पास आ जाता है नाउ इंडिकेशंस. अब इंडिकेशंस को एज आई सेड कि बहुत क्विकली हम गो थ्रू करेंगे. तो सबसे पहले तो पेरिकॉर्डिनाइटिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, वाइवा, थ्योरी, एमसीक्यूज, एवरीथिंग, ठीक है. तो पेरिकॉर्डिनाइटिस एज आई हैव टोल्ड यू क्या है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू की ऑफ द क्राउन ऑफ द टूथ, ठीक है. अब very important thing, there are so many cases जब आपके पास patient आएंगे, ठीक है, swelling होगी, redness होगी, patient will not be able to open their mouth completely, they will have severe excruciating pain, they will be like मतलब will die, you know, the pain is that bad. तो क्या रीजन है, आप देखेंगे वहां पे पेरिकॉर्डिनाइटिस क्या होगा, जो गम होगा, ठीक है, जो क्राउन के पास आपका सॉफ्ट टिश्यू होगा वो इन्फ्लेम्ड होगा. So this will give you an indication कि patient को recurrent pericarditis है. Yes, you try to remove the tooth as soon as possible, लेकिन इस stage में you cannot. Foreign say you cannot, you have to take some measures, ठीक है, before removing a tooth, ठीक. अब if you guys can appreciate, ठीक है, यहाँ पे पीछे third molar है, उसके पास the soft tissue, ठीक है, it is inflamed. तो what do you need to do is सबसे पहले यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, if you can appreciate, ठीक है, जो थर्ड मोलर है उसकी सराउंडिंग में, let's you know stay there, here, और मैं बता देती हूँ फिर पेरिकॉर्डिनाइटिस की मैनेजमेंट, ठीक है, because that's important. अच्छा, आपके पास एक पेशेंट आ गया है विद पेरिकॉर्डिनाइटिस, so आपने इनिशियली सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकली डिब्राइड द पॉकेट, ठीक है, बिकॉज वहां पे फॉरेन बॉडीज हैं, वहां पे फूड लॉजमेंट है, वहां पे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से गम इन्फ्लेम किया,
ठीक. So first of all, debride, ठीक है. Take the dirt out, take whatever that is there out of the pocket. Second, आप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरहेक्सिडीन या आइडोफोर्स, ठीक है, इसके साथ यू डिब्राइड दैट पॉकेट, यू डिब्राइड दैट एरिया, ठीक है. उसके बाद अगर आपके पास आता है माइल्ड इन्फ्लेमेशन के साथ पेशेंट, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इरिगेट that area and you have to curettage, perform the curettage of that soft tissue. और अगर slightly severe infection के साथ पेशेंट आ रहा है, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि पेशेंट को बहुत severe pain है, माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, पेशेंट इज अनेबल टू स्लीप, पेशेंट, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं और इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट कर देंगे. बिकॉज इफ यू लीव इट देयर तो वहां पे आपकी जो है बकल स्पेस इन्फेक्शंस और उसके अलावा there can be, you know, cellulitis का भी रिस्क हो सकता है. So you have to take very very quick measures. और उसके अलावा अगर बहुत severe infection है, you know, where the patient cannot sleep, cannot talk, cannot eat, you know, the patient cannot perform their regular, you know, day-to-day activities, वहाँ पे आपने क्या करना है, irrigation, ठीक है, irrigation के बाद antibiotic cover start करेंगे, ठीक है, जिसमें first choice you have is penicillin. The second, if patient is allergic to penicillin, ठीक है, then or resistant to penicillin, वो that you wouldn't know, but most commonly patient allergic to penicillin, तो आप उसको पे clindamycin दे देंगे, ठीक है. उसके बाद then you plan the extraction. So this is how you go about the extraction of a wisdom tooth which has pericoronitis. ठीक. अब now coming towards caries. अच्छा, अब वो various causes थे. caries में क्या है कि आपने obviously थर्ड मोलर को कीड़ा लगना शुरू हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, वो आहिस्ता 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 आपके सेकंड मोलर को भी खराब करेगा. सो इट इज वन ऑफ द कॉमन इंडिकेशन. उसके अलावा पेन अलहदा से है, तो यू शुड, यू नो, रिमूव दैट टूथ. अगर केरियस हो गया तो निकाल दें, जितना जल्दी हो सकता है निकाल दें, या फिर जितना चल सकता है चला लें, अदरवाइज इट्स बेस्ट, ठीक है. जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो गया इन योर थर्ड मोलर, द बेस्ट थिंग is to get it removed, okay, before the infection proceeds, you know, it progresses further and cause more problem, so you should get it removed. अच्छा, हम आगे आ जाएंगे towards आपका आगे पेरिडोंटल डिजीज, ठीक है. पेरिडोंटल डिजीज में क्या है, अब इसमें पॉकेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है. दैट्स व्हेन यू से कि पेशेंट को पेरिडोंटल डिजीज. अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू कैन अप्रिशिएट, देखें आपका मीजियो डायरेक्शन में थर्ड मोलर पड़ा हुआ है, सही है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर केरीज थी, जिसकी वजह से उसने 7 को भी खराब करना शुरू कर दिया. तो दिस इज, ठीक है, वेयर यू आर, यू नो, पुटिंग 2 ऑफ योर टीथ एट रिस्क. एक तो था ही खराब, ठीक है, पर उसका इतना यूज नहीं है आपकी ओरल कैविटी में. 7 व्हिच इज योर च्यूइंग टूथ, ठीक है, उसको भी खराब कर रहा है. तो यू गेट दिस काइंड ऑफ टूथ रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है. So this is what I was talking about. This is a picture of third molar having caries. Again, you know, it is, infecting your adjacent tooth too. तो you get it removed. ठीक है, that's the reason कि caries में हम क्यों wisdom tooth को remove करा देते हैं. अच्छा, अब आपके पास periodontal disease आ गई, वही कैसे पता चलेगा? distal to 7 आपके पास pocketing होना शुरू हो जाएगी, सही. तो अगर इस स्टेज पे आके you do not remove the tooth, तो क्या है, again you will compromise your 7 also. तो एक खराब दांत के पीछे आप दूसरे दांत को भी खराब करेंगे just because of the negligence. So remove it. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अननोन फेशियल पेन. ठीक, अब ये देखिए जिस तरह इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, देयर इज अ पॉकेट दैट यू कैन अप्रिशिएट वेरी क्लियर इन दिस पिक्चर, ठीक है, एंड दैट्स योर थर्ड लाइक विजडम. तो बिफोर ये हो कि आपका 7 भी हिलना शुरू हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली बोन लॉस भी होएगा ड्यू टू पेरिडोंटल डिजीज, आपकी रिसेशन भी हो रही है, टूथ एक्सपोज भी होगा, सेंसिटिविटी अलहदा, ठीक है, उसके अलावा प्रॉब्लम अलहदा. सो यू गेट रिमूव्ड. नेक्स्ट, सो सेम चीज. अब आप देखें यहाँ पे पॉकेट बहुत ज्यादा है, सही, तो अननोन फेशियल पेन की तरफ आ जाते हैं. अब अगर पेशेंट है एक ऐसा जिसका आपका कंप्लीटली एम्बेडेड या फिर अनइन्फेक्टेड पार्शियली एडॉप्टेड 8 है, ठीक है, वो पेन नहीं करेगा, ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर आल्सो, ठीक है, वन ऑफ द रीजन वी लीव द टूथ एज इट इज. लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है, दे आर कंप्लेनिंग कि दे हैव अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी, बट दैट इज जनरलाइज्ड. So you do the various clinical methods to rule out the tooth that is causing the problem, but if nothing comes out, so your first choice will be extraction of a third molar. Okay, you have to do it because this can be the first reason.
उसके बाद देयर आर वेरियस अदर रीजंस, लेकिन थर्ड मोलर की प्रेजेंस के केस में दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। योर फर्स्ट चॉइस विल बी रिमूवल ऑफ द 8। नेक्स्ट आते हैं आपकी प्रोस्थोडोंटिक कंसिडरेशन की तरफ। अगेन समटाइम्स एज वी हैव टॉक्ड बिफोर कि मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर ना हो जाए, उसको बचाने के लिए वी लीव द 8 एज इट इज। लेकिन व्हेन वी हैव टू अगर तो मोलर्स जो हैं दे आर नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, अगेन इफ दे आर डीपली एम्बेडेड, ठीक है, दे आर नॉट posing any hindrance to the placement of your prosthesis, then fine, leave them as it is. But if they are, then you can remove them. Otherwise, just leave them as it is. ठीक. Next है हमारे पास attempted extraction case. ठीक है, this is an unusual, this is an unusual cause. मतलब हो सकता है कि somebody attempted to remove innate, नहीं निकला. So usually such cases are referred to maxillofacial surgeons. But if you want to take an attempt, make an attempt, do it yourself. तो फिर you can try, but this is one of the reasons कि already किसी ने दांत को हिला दिया हुआ है. Now you cannot leave it in the oral cavity, ठीक है? You have to remove it. So another reason why would you extract the tooth. अच्छा, अब यहाँ पे आगे हम orthodontic reason की वजह से वो चीज थोड़ी सी है, थोड़ी सी लेंथ में, थोड़ी सी I guess it's a bit lengthy. So अब इसके different schools of thoughts हैं, as I was saying. ठीक है, कि वो कुछ लोग ये कहते हैं कि 9 to 10 years की एज में ही आप निकाल दें इसको, ठीक है। इसके टूथ बड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उनका इससे पहले कि कैल्सिफाई हो आप उनको निकाल दें, ठीक। सो बिकॉज वो ये होता है कि जॉ की ग्रोथ कम है, मैल अलाइन हो जाएंगे टीथ, ठीक है, और इट विल पोज सम हिंड्रेंस टू एनी ऑफ द टूथ, ठीक है, दैट इज अंडर ट्रीटमेंट प्लान, तो दैट कैन बी वन रीजन, ठीक है। उसके बाद कुछ कहते हैं कि रिमूव इट व्हेन 2/3 ऑफ द रूट इज फॉर्म, व्हिच इज अराउंड 16 to 17 years of age, ठीक है। अनदर स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, जिसकी वजह से वो होता है कि आपकी ग्रोथ प्रोडिक्शन जो है इट्स बेटर, आपको पता चल जाएगा। एंड देन देयर आर सम, वो ये कहते हैं कि 1/3 रूट फॉर्म हुई, आपने ओपीजी में देखा, रिमूव द टूथ, ठीक है, इट्स अ बिट अर्ली। एंड और वही रीजन है अगेन कि क्राउडिंग ऑफ एंटीरियर टीथ, ठीक है। अब अगर ऑर्थो में आपने पढ़ा होगा तो वो इस बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं या बहुत सारे जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को मानते नहीं है कि 8 इज द रीजन व्हाई मैल अलाइनमेंट अकर्स, ठीक है। बट एंटीरियर्स की मैल अलाइनमेंट में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यस, इट इज पुटिंग प्रेशर, इट इज पुशिंग द टीथ फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, सो आपके टीथ मैल अलाइन हो जाएंगे, इसलिए मैल अलाइनमेंट ना हो पहले ही 8 रिमूव करा दें, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि भाई जब तक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक आप 8 को मत हिलाएं। So there are different schools of thought, और surgery में orthodontic reasons are not very important to us, so just like quickly go about it. And then there can be pathological reasons. सही है, next slide please. Yes. तो pathological reasons में again cyst है, जैसे हमने बात की dento-alveolar cyst होती है आपके पास, अगर OKC है sometimes because it's a very big cyst, so sometimes उसमें भी you can see a third molar. So obviously when you're going to remove the cyst, you are going to remove the tooth also. Fracture line में tooth आ गया, कोई malignant lesion है, या आपने you have to clear the oral cavity, aseptic करना है, तो that is a medical requirement, ठीक है, not a hard and fast rule. As you can see, ठीक है, there is a cyst formation और जिसमें उसने envelop किया हुआ है आपके third molar को, so that's when you remove the cyst, ठीक है, as well as the tooth, ठीक है। next slide please. उसके बाद आ जाते हैं आपके social and economic factors. कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ आर वेरी बिजी, सो दे कैन नॉट अफोर्ड के उनको कोई प्रॉब्लम हो, पेन हो, उनकी डे टू डे एक्टिविटी जो है वो दांत की वजह से जो है वो हैम्पर करे, दे कैन नॉट परफॉर्म इट और व्हाटएवर, सो दे विल गेट अ रिमूव प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है। बट अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल, वेरी सब्जेक्टिव थिंग, तो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं इसकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट की तरफ। So obviously when you're going to remove a tooth, आपने उसको दो तरह से assess करना है, clinically and radiographically. कोई भी दांत हो, it's not just your third molars, every tooth that you're going to remove, ठीक है। So clinically आपने क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले आपके general factors आ जाएंगे, as we were talking before, patient की age क्या है, ठीक है, it is one of the very important factors, ठीक है, that we have to note before removing a tooth. Patient की general health कैसी है, उनका temperature, उनका attitude, why? Because you need a cooperative patient, ठीक है, it's not an easy peasy thing. Sometimes it is and sometimes it's not.
ठीक है। उसके अलावा पेशेंट का पास एक्सपीरियंस कैसा है, अगेन इट विल you know impact the comfort level and the cooperation level of the patient। ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाता है, हम आ जाके अराउंड दी ओरल कैविटी। अच्छा, अब हमने एक दांत अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले तो बिकॉज अगर आप दांत निकाल रहे हैं, ठीक है, अपर और लोअर मोलर, अगर तो लोअर मोलर है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी माउथ ओपनिंग है। ठीक है, माउथ ओपनिंग होगी तभी आप इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे सकेंगे, उसके बाद दांत रिमूव होगा। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर अदर अप्रोचेस, ठीक है, ऑफ गिविंग अ ब्लॉक, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। उसके बाद इस वजह से माइक्रोस्टोमिया है तो नहीं, ये यूजुअली होता है द केस इन पेरिकॉर्नाइटिस, द पेशेंट इज अनेबल टू ओपन देयर माउथ कंप्लीटली और इनफ फॉर द डेंटिस्ट टू परफॉर्म द एक्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद रिट्रूडेड मैंडिबल, अगेन मोर और लेस द सेम थिंग, उसी तरह से हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। लिमिटेड जॉ ओपनिंग ड्यू टू लोकल इन्फ्लेमेशन, सब म्यूकस फाइब्रोसिस और टीएमजे प्रॉब्लम। अच्छा, अब वही अगेन, अब लिमिटेड माउथ ओपनिंग की रीजन अदर देन पेरिकॉर्नाइटिस ये भी हो सकती है कि पेशेंट को ओएसएफ है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, या पेशेंट को टीएमजे प्रॉब्लम्स है। तो यू हैव टू like take them into consideration before removing the tooth because you have to change the approaches of your extraction, ठीक, from LA to extraction to the post op management etc everything। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को कोई टीएमजे डिसफंक्शन हो सकता है, एनीथिंग ओपनिंग से रिलेटेड, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इट कैन मेक इट डिफिकल्ट। ठीक है, सो मूविंग ऑन, आगे आपके पास आ जाते हैं द लोकल फैक्टर्स। ठीक है, लोकल फैक्टर्स में वही आपके नाउ सेंसिटिव पेशेंट्स। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं, अब अगेन जो पेन परसेप्शन है वो हर पेशेंट में वेरी करती है, इन एवरी सिंगल पेशेंट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट का जो पेन परसेप्शन लेवल है वो कितना है, सही है, सो दैट द पेशेंट वोंट पैनिक, उनका कंफर्ट खराब नहीं हो, आपके काम में कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हो, और टू प्रिवेंट एनी मिसहैप्स, तो एक ये चीज है। उसके बाद आपने एक्सिस देख ली, एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज देख ली। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर आप एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज देखनी है, क्यों, बिकॉज फ्रैक्चर के चांसेस है, आप यू कैन फ्रैक्चर द रिज, कोई इंजरी हो सकती है, कोई मिसहैप, इन दैट केस, सो यू हैव टू टेक ऑल ऑफ देम इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, उसके बाद आपने देखना होता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सेकंड मोलर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें इसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज दिखाई हुई है, सही, सो यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट, बिकॉज आपने ये उड़ानी नहीं होती, आप टूथ डिलीवर कर रहे हैं, साथ में जी रिज भी हाथ में आ जाए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब स्टेट ऑफ सेकंड मोलर में वो क्यों है, बिकॉज देखें, अगर आपका 8 पड़ा हुआ है, आपने उसको निकालना है, सेकंड मोलर पे या तो बहुत हेवी फीलिंग हुई भी या क्राउन है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, वो ये आएगी कि हो सकता है कि आप 8 को निकालने के चक्करों में 7 का क्राउन डिसलॉज कर दें, या 7 की जो फिलिंग थी वो फ्रैक्चर कर दें। तो यू हैव टू सी दैट वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू मेक योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चीक, अगेन सब म्यूकस फाइब्रोसिस, लार्ज टंग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, सो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है दैट आस्क योर असिस्टेंट टू होल्ड द टंग। ठीक, फ्लैबी टिश्यू अराउंड द 8, वो भी, सो यू हैव टू टेक देम अकॉर्डिंगली। ठीक, अब दिस इज नॉट आवर थिंग, हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब आपके पास आ जाती है रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन। ठीक है, रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन में हमने जो चीज देखनी है वो सबसे पहले ऑब्वियसली द पोजीशन ऑफ द टूथ। अच्छा, अब पोजीशन के लिए उसकी बेसिकली जो एंगुलेशन होती है उसको हम असेस कैसे करें, रेडियोग्राफिकली। ठीक है, हम रेडियोग्राफ में क्या देख रहे होते हैं, बोन देख रहे होते हैं, टूथ की पोजीशन देख रहे होते हैं, इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व की लोकेशन देख रहे होते हैं कि कितनी करीब है बोन से या कितनी अवे है। ये 3 चीजें हैं जो हमें एक्शन ने बताना है, तीसरी कोई चीज उसने बतानी ही नहीं है। ठीक, सो अच्छा, अब आपके पास पोजीशन ऑफ टूथ देखने के लिए यू हैव 3 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली दीज आर द स्लाइड्स ऑफ द फ्लैप डिजाइंस, वी विल डिस्कस देम लेटर। फिलहाल हम उसकी टूथ पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं बहुत सुपरफिशियल सा बताऊंगी बिकॉज डॉक्टर नूर ऑफ डेंटल फिलोसोफर्स हैज अ डिटेल्ड वीडियो of the angulations and winter lines and wall lines, वो सारी tooth position से related है, so please go and see that video। यहाँ पे मैं बहुत superficially आप लोग साथ डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, so coming back to the position of the tooth, we have 3 हम 3 तरह से देखते हैं position of tooth को। एक होती है interceptal bone के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपकी interceptal bone का लेवल क्या है और tooth का लेवल क्या है। सेकेंड आपकी आती है according to the Winters line which I was talking about।
And then I have Pell and we have Pell and Gregory classification. जो Pell and Gregory classification है बहुत डिटेल में टकर्स में लिखी है, उसके बाद एंड पे उसके टेबल्स भी बने हैं, so you can see that, ठीक है, वो बहुत डिटेल है, so I don't think so I have to go into the detail of that. Yes, winter lines के लिए you have to go to dental philosophers, and interceptal bone के लिहाज से मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ठीक है. so अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन देख लें तो ओके, क्लासिफिकेशन में वही अगेन यू हैव द वर्टिकल होती है पोजीशन, यू हैव मेसियो एंगुलर पोजीशन, यू हैव डिस्टो एंगुलर पोजीशन, ठीक है, 3 ही है. अच्छा, अब प्रॉफ बल्कि सप्ली 2019 का सवाल है हमारे पास, थर्ड मैंडिबुलर, थर्ड मोलर्स, ठीक है, थर्ड मोलर्स मैंडिबुलर, उनकी एंगुलेशन, ठीक है, वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्टी, मतलब आपने लोअर थर्ड मोलर को एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सी एंगुलेशन है थर्ड मोलर की व्हिच इज गोइंग टू पोज द मोस्ट प्रॉब्लम. सही है, तो फिर हम इसमें जाते हैं फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट एंगुलेशन टू द लीस्ट डिफिकल्ट एंगुलेशन. सही, तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्टो एंगुलर. अगर लोअर थर्ड मोलर है, मैंडिबुलर थर्ड मोलर, उसमें डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव, और इसका जो इंसिडेंस है वो लकीली सिर्फ 6% पेशेंट्स में होता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू हैव अ डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन इन योर मैंडिबल. सेकेंड, उसके बाद, ठीक है, उससे थोड़ी जो कम डिफिकल्टी है दैट इज योर वर्टिकल इम्पैक्शन. वर्टिकल इम्पैक्शन का जो इंसिडेंस है, ठीक है, पेशेंट्स कितने 38% पेशेंट्स में होता है, ठीक है, एंड डिस्टो एंगुलर एंगुलेशन के बाद दिस इज द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एंगुलेशन फॉर द लोअर थर्ड मोलर्स, ठीक है, टू बी एक्सट्रैक्टेड. उसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल, आई थिंक दिस इज द लीस्ट कॉमन एंगुलेशन ऑफ द लोअर थर्ड मोलर्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और वो कंपैरेटिवली इजियर है रिमूव करना. और जो सबसे इजी एंगुलेशन है फॉर द लोअर थर्ड मोलर्स दैट इज मीजियो एंगुलर. आपका मीजियो एंगुलर एंगुलेशन में पड़ा हुआ है लोअर थर्ड मोलर, तो इट्स वेरी इजी टू रिमूव, ठीक है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफिकल्टी लेट्स से, और लाइक द लीस्ट डिफिकल्ट. सो 43% होता भी सबसे ज्यादा मीजियो एंगुलर है और सबसे ज्यादा आसान भी इसी को निकालना होता है, ठीक है. एंड रिमेंबर, आई थिंक आई हैव सेड दैट अर्लियर ऑल्सो, जब हम वायरस की डिस्कशन कर रहे थे, दैट मैक्सिला में उल्टा है. मैक्सिला में जो सबसे डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन होती है दैट इज योर मीजियो एंगुलर एंगुलेशन वाला थर्ड मोलर, ठीक है, और बिल्कुल ऑपोजिट है इन योर लोअर थर्ड मोलर, ठीक. उसके अलावा इट कैन बी बक्कल, ठीक है, इट कैन बी लिंगुअल और इट कैन बी पैलेटल. तो यूजुअली भी जो आपकी हमेशा टूथ की एक्सट्रैक्शन होती है, जो डिलीवरी ऑफ द टूथ होती है, वो यूजुअली हम बक्कली रिमूव करते हैं, ठीक है, दैट्स एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू डिलीवर अ टूथ. सो इसमें भी सेम केस है, but it can be lingual, it can be palatal, so you have to be a little more careful अगर उस तरह से angulated है, ठीक. फिर आपके पास आ जाती है the Pell and Gregory classification, ठीक है, as I have said. अच्छा, ये होती है, अब ये किसके अकॉर्डिंग होती है, हम ये देख रहे होते हैं कि the amount of bone that covers the impacted tooth, ठीक है. Pell and Gregory classification किस चीज पे बेस्ड है, it is the ramus, ठीक है. रेमस में आपका थर्ड मोलर पड़ा है और उसको कितना बोन ने कवर किया हुआ है, दैट इज व्हाट वी टेल यू इन द Pell and Gregory क्लासिफिकेशन, ठीक है. सो उसमें यू हैव क्लासेस एंड यू हैव द ABCD वाली ग्रुपिंग. सो क्लासेस में द क्लास 1, ठीक है, मीजियो डिस्टल जो है क्राउन है, ठीक है, आपका जो क्राउन है दैट इज मीजियो डिस्टली इम्पैक्टेड कंप्लीटली, ठीक. उसके बाद ये है which is basically the anterior to the anterior ramus of the mandible, ठीक है, anterior part of the ramus of the mandible, मतलब कि वो बिल्कुल ramus के आगे पड़ा हुआ है, सही. तो this is the easiest to remove. Mesiodistal portion of the crown, ठीक है, it is present anterior to the anterior ramus of the mandible. So this is the most easiest class to remove, ठीक है, according to the Pell and Gregory classification, जब हम ramus को consider कर रहे होते हैं. Second आपके पास आ जाती है the tooth is positioned posteriorly and 1/2 of the tooth is covered by the ramus. ये डिफिकल्टी पे सेकंड लेवल पे आ जाता है, ठीक है, हाफ रेमस से कवर किया हुआ है, टूथ पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली द पोस्टीरियर इट गोज
the more difficult the extraction becomes. Then we have the class 3, tooth completely within the ramus of the mandible, and that is most difficult to remove. Obviously पूरा का पूरा ramus पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही पीछे है, तो उसको remove करना is going to be a task. So this is according to the class 1 to 3 of Pellin Gregory. Then we have the subgrouping, ठीक है, जिसमें Pellin Gregory है, that is according to the depth of the bone. ठीक है, एक था जो Pellin Gregory class 1 to 3 है, that is according to the tooth that is covered by the ramus. ठीक है, and second is according to depth in the bone of the bone. सही, तो क्लास 1 में क्या है कि जो occlusal level है थर्ड का is at or nearly at the level of the occlusal plane of second molar, meaning जो आपके दोनों का occlusal plane है, आपके second molar का और third molar का, वो almost at level होगा या 19-20 का फर्क होगा. फिर आपके पास क्लास B आ जाती है, आपका impacted third molar is between the occlusal plane and the cervical line of your second molar, which is के उसके थोड़ा से नीचे होगा. मतलब आपका if this is your second molar और उसकी this is your second molar, this is the cervical line. ठीक है, तो आपका जो third molar होगा it will be here. ठीक है, उसके occlusal plane और cervical line के बीच में. ठीक, that is your Pellin Gregory class B. and obviously थर्ड आ जाएगा, उसमें क्या है कि occlusal plane of mandibular third molar बिल्कुल below the cervical line, और वो complete थोड़ा सा बाहर है, बाकी नीचे है, into like इतना deep है वो into the bone. So that's your Pellin Gregory class C. सही, so ये हो गई आपकी classification. अच्छा, अब ये as it is, as I said, Tuckers में दी हुई है, so इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी तक आया नहीं. I have not seen that. ठीक है, एंड देन we were talking about the winter lines. ठीक है, ये जो war lines होती हैं या winters line को बोलते हैं, ये बुक में नहीं दी हुई, और इसमें से अगर क्वेश्चन ना आए तो MCQ जरूर आता है. ठीक है, so there are 3 lines, white, amber and red lines. ठीक है, white line किसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होते हैं, that is according to the occlusal, in reference to the occlusal plane of the molars. ठीक, the amber line would represent करती है the bone level. Bone level मतलब the alveolar bone which is covering the impacted tooth and the portion of the tooth that is not covered. ठीक है, that's your amber line. And then there is a red line. ठीक है, imaginary line है जिसको हम draw करते हैं perpendicularly from the amber line, और वो क्या represent कर रही होती है, the depth of the tooth in the bone. ठीक है, ये चीजें थोड़ी weird है to understand, and Dr. Noor has explain them very, very nicely. So please go and check that video on dental philosopher so that you can understand that. And एक दफा concept बन गया, then you don't have to rectify it or cram it again and again. So ये हो गया. अच्छा, अब I think we are almost done with the impactions वाली चीज. Yes, one thing that I wanted to discuss was कि हमारे prof में मतलब annual 2019 में क्वेश्चन था कि there comes a patient. I think I should read it out loud, पूरा क्वेश्चन जो था, so that you can. Okay, एक young female patient आई है, ठीक है, who is about to undergo the surgical removal of her wisdom tooth. She is very much concerned about the post-operative swelling. सही, तो next का part है, the question is what are the various methods to remove to reduce or control the post-operative edema and swelling. सही, so what are the methods? सबसे पहले तो if you start तो you want, यहाँ पे बुक में है, ठीक है, impacted teeth की management के बाद फौरन से अगला chapter है that is on the post-op management. सही, उसमें edema का भी लिखा हुआ है और swelling का भी लिखा हुआ है, लेकिन first of all you have to write or tell the examiner कि during the extraction you have to be very careful. ठीक है, not just after that, not just with the instructions and stuff. आप जिस वक्त दांत को निकाल रहे हैं, you have to be careful in your soft tissue handling. ठीक है, atraumatic जितना आप extraction कर सकते हैं, use it. Soft tissue handling जितनी atraumatic हो सकती है, do it. Because जितना आप safely move करेंगे during the extraction, उतना ही आपकी जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस होंगी या पोस्ट ऑप जो कंप्लेन्स होंगी वो उतनी ही मिनिमाइज होती जाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हैंडलिंग योर सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज. एट्रोमैटिक टेक्निक इस्तेमाल करें एज मच एज यू कैन. उसके बाद हम मूव करते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली जब आपने पेशेंट की एक्सट्रैक्शन की है, सो यू हैव टू टेल द पेशेंट कि सम अमाउंट ऑफ स्वेलिंग इज नॉर्मल.
it is a very normal response of your soft tissue, you know, after a surgery. तो swelling होती है, so उसकी management और उसको मैनेज कैसे करते हैं आप पेशेंट को ये बताएंगे. सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर इंस्ट्रक्शंस. सही है, पेशेंट को पहले उसके ज़हन में डाल दें कि देयर इज गोइंग टू बी सम स्वेलिंग व्हिच विल सबसाइड, यू नो, आफ्टर द थर्ड डे. जो मैक्सिमम स्वेलिंग होती है दैट इज ड्यूरिंग द 36 and 48 आवर्स तक, जब उसकी पीक होती है उसके बाद इट स्टार्ट्स टू सबसाइड. और अगर आपकी स्वेलिंग फॉर सम रीजन थर्ड डे के बाद सबसाइड नहीं होती, तो दिस मीन्स कि वहां पे अब स्वेलिंग नहीं है, वहां पे पेशेंट को इन्फेक्शन होना शुरू हो गया. सो यू हैव टू टेक इमीडिएट मेजर्स. But after the third day, it is expected for the swelling to subside. So first 12 to 24 hours में you instruct the patient to use the ice packs. ठीक है, 20 minutes के लिए paste the ice pack on this side and then for the next 20 minutes keep it off. Or you have to do that for the like 12 or 24 hours. The first 12 and 24 hours. Second day, leave it as it is. On the third post-operative day, patient should start using heat. अब it should not be, इतनी हीट भी नहीं होनी चाहिए कि आपका सॉफ्ट टिश्यू ही जल जाए या इंजर हो जाए, पर हीट पैक्स इस्तेमाल करें जो आपके हीट पैड्स होते हैं, whatever that you have, whatever suits you. ठीक है, सो उससे आप you use the heating pads, तो वो हेल्प करता है to subside the swelling and the edema. Second, you have to tell the patient के postural changes की वजह से your swelling, ठीक है, it kind of wanes. Morning में ज़्यादा होगी और evening में it is comparatively less. So if the patient is very, very, very concerned about their facial appearance, so as a patient के when they are sleeping, keep their head raised. Raise in a sense कि use more pillows than normal, जिसकी वजह से facial edema will be less. ठीक है, और swelling की इस तरह से management. So it is a question, very unusual question, but it was asked. So make sure that you do this chapter. That is the next chapter, you know, right after the impactions wala chapter. ठीक? So it is chapter number 10 basically, the post-operative management. So do it, you know, क्योंकि edema, swelling दोनों के बारे में question है. And this is your management. And उसके अलावा every time, you know, you discharge a patient, एक चीज बहुत clear cut होनी चाहिए. As I said earlier, वो आपकी क्या होती हैं instructions. कोई भी दांत निकाल रहे हैं, ठीक है, so you have to inform the patient कि एक तो वो mouth rinses with the saline or you know salt water, lukewarm salt water उसके साथ करें, ठीक है, and then no spitting, no using of straw, no smoking, no alcoholic beverages for at least the first 24 hours, ठीक है. उसके अलावा they can eat whatever they want, but when it is cold, you know, nothing that they're going to eat should be hot, you know, because it is going to destroy your wound. So these are the things that you can do, and you know, this is about the patient management. This is that you have to tell them beforehand. So this was a question. अच्छा, अब moving forward to our flap designs, ठीक है. अच्छा, अब हमारे level पे it's not something that we should be memorizing that much, yeah, because I think practically though we don't do them, ठीक. But I think because of the kind of profs on the kind of the papers that we have been getting for the past few years, I think it's better कि you do it. Risk पे कोई चीज भी नहीं छोड़े हैं, because अब तो GA के questions भी आना शुरू हो गए हैं. So that's why I'm going to, you know, just read out these slides for you and explain a bit. तो कमिंग टू द फ्लैप डिजाइंस, ठीक है, बिकॉज आपकी जब सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, अच्छा, थर्ड मोलर की हमेशा जो एक्सट्रैक्शन होती है वो सर्जिकल नहीं होती. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट. इफ इट इज अ सर्जिकल एक्सट्रैक्शन देन you have to choose a flap design first and then you proceed with the extraction. So what are the aims, ठीक है, of reflecting a flap? Very, very straightforward. Obviously you need access. आपने उसके बाद wound closure के लिए, ठीक है, and then blood supply. So these are the reasons, ठीक है. सबसे पहले तो सबसे important आपकी access होती है. जब तक आपको थर्ड मोलर पे access ही नहीं मिलेगी, you can never extract that tooth, ठीक. So उसके बाद आपके पास आ गया the surgical procedure. वही बात, local anesthesia में it's possible, ठीक है, unless until आपकी जो red line की measurement, जो भी हम Winters line की बात कर रहे थे, वो अगर 9 पे आती है और greater than 9 mm आती है, तो तब आपको पेशेंट की एक्सट्रैक्शन करनी है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है. अदरवाइज लोकल एनेस्थीसिया वुड बी सफिशिएंट, ठीक है. एंड उसके अलावा sedation. There are some patients who are not cooperative or afraid of the surgery. Some patients ask for sedation themselves. So again, पहले आपने anesthetize किया,
then you are going to reflect the flap, adequate for the accessibility, then you remove the bone, take care, using the burr, take care, and the cooling system, and then you have to section the tooth. These are basically the steps, the surgical procedure, you know, the procedure of how you're going to go about your third molar extraction. Take care. Next, you have the rules for the primary closure. Yeah, I think we even do them in our soft tissue वाला जो हमारा chapter है, ठीक है, जिसमें आपकी secondary wound healing and primary wound healing, tertiary wound healing और implant की wound healing है सारा. So it's within that. So फिर भी quickly, you have to have enough tissue, ठीक है. जब आप flap को reflect कर रहे होते हैं, you should always have that in mind कि हमने बाद में इसको close भी करना है, ठीक है. So इतना enough होना चाहिए कि उसके बाद once the tooth is removed, you're able to stitch it together, ठीक है. Otherwise, you cannot leave it open, you know. ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कटा हुआ पीस को. उसके बाद वो कहते, according to the book, at least 5 mm in width of the attached buccal mucoperiosteal band must be present. तो आप जब incision दे रहे हैं तो वो कहते हैं at least 5 mm of your mucoperiosteal band must be present. इससे कम ना हो, because then वही again necrosis हो सकती है, wound adhesions हो सकता है, infection, etc., etc., and there can be, you know, the stitches can open. ठीक. So now there are like bands and no bands present. Pass it on, you know, not our concern. Coming towards the types of flaps. Okay, we have here we have 3. The wards incision, which is the 3-cornered flap. Okay, this is again a whole chapter in Tucker's. Okay, very detailed explanation of each flap and then their advantages and disadvantages, and then which is the best flap according to the modern studies. Not very modern according to the Tucker's, lekin Tucker's ke according the modern studies. So everything is given, I'm telling you beforehand. And then we have an extended wards decision. There is a wards decision and then there is extended wards decision incision. Uske baad we have Acha, and then we have the envelope flap, which is, I guess, the most common. ये है अब wards incision. अच्छा जी, अब wards incision क्या होती है और उसके बाद आपके पास modified wards incision होती है. Simply क्या है, आप incision देते हैं in the buccal sulcus, ठीक है, at the junction. Can we please go back to that slide? At the junction of the middle and the posterior third of second molar, ठीक है. So, as you can see, incision buccal sulcus में है, junction किसकी है, the middle and the posterior third. So yeah, I hope you all can appreciate the middle and the posterior third of the second molar, ठीक है, and you go upward to the distal buccal angle of the second molar, ठीक है. नीचे से start करके we are going to the distal buccal region of the second molar, ठीक है. उसके बाद आप laterally जाते हैं without injuring any of your vessels, ठीक है, around the third molar, ठीक है, and then you थोड़ा सा उसको extend कर देते हैं vertically. So that's basically your wards incision, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं ये again this is the wards incision as you are seeing in the picture, ठीक. So this is one of the incisions for third molar. उसके बाद हम आते हैं towards the next slide, ठीक है. अब इसके advantages क्या क्या हैं. अच्छा, कुछ पूछे ना पूछे advantages पूछे जा सकते हैं, ठीक है. अक्सर टेस्ट वगैरह में पूछ लेते होते हैं. तो इसमें क्या है, good access है, primary closure होता है, and provides greater access to more apical areas. सही, these are the advantages. Next, we have the extended wards incision. Extended wards incision में as you can see, देख लें, बहुत ही simple है. हमने जो उसको ये इस केस में हम जब दे रहे हैं, आपका third molar is like way below in the bone, ठीक है. It's almost inside the bone, so we are extending our incision, ठीक है. Same है, उसी तरह से buccal sulcus में जाके then the distal buccal region and then around your second molar and then उसके बाद उसको आपने extend कर दिया, ठीक. That's your extended ward incision. इसके advantages देख लेते हैं. कब है, अगर आपका जो tooth है वो impacted है, ठीक, tooth impacted है, then you have to give an extended wards incision, सही. और आप इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं when a large bony defect is associated with the impacted wisdom tooth, which means a cyst most commonly, or if you are going to perform the episectomy of a second molar, तो तभी extended wards incision
सही. सो डू रिमेंबर द इंडिकेशंस एंड द एडवांटेजेस जब हम इसमें यूज कर सकते हैं. अगला हमारे पास आता है, कैन वी मूव द स्लाइड्स प्लीज. अच्छा खैर, हम सेकंड आ जाते हैं इन्वेलप फ्लैप की तरफ. यस, तो इन्वेलप फ्लैप क्या होता है? बेसिकली इट इज वेरी 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 सिंपल. आपने जो आपका सेकंड मोलर की सल्कस इंसिजन होती है बेसिकली, ठीक है, आप यू गो अबाउट द सल्कस, ठीक है, एंड यू गिव द इंसिजन. इट इज आई थिंक इट इज द मोस्ट सूटेबल इंसिजन, ठीक है, व्हेन मोलर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं होता, ठीक है, यू कैन सी अ पोर्शन ऑफ इट और अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट. तो जो मोस्ट सूटेबल इंसिजन आपकी होती है वो इन्वेलप इंसिजन होती है, ठीक है. इन्वेलप फ्लैप देते हैं. अब नाउ देयर आर द इंडिकेशंस ऑफ द इन्वेलप फ्लैप. पहली आपके पास है फॉर द प्राइमरी क्लोजर, ठीक है, अनइरप्टेड विजडम टूथ में. सेकंड है इफ यू डिजायर टू लीव द सॉकेट ओपन फॉर अ सेकेंडरी हीलिंग, ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शन पड़ा है, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट क्लोज योर इंसिजन, you cannot close the wound, तो फिर you can leave it open. तो उस केस में you are going to give envelope flap वाली incision, ठीक है. और उसके अलावा in partially or the fully erupted tooth, ठीक है, with primary closure. आगे आपके पास आ जाते हैं advantages, ठीक है. This can be important. Advantages में क्या है कि एक तो good access है, suture करना सबसे आसान है, ठीक है, less painful है after the procedure because it's very near to the sulcus, it's very near to the tooth, so it's not going to be a source of severe pain, you know, once the procedure is done, ठीक है. blood supply better है, ठीक है. उसके अलावा exposure could be extended if required. आप अपने exposure को extend भी कर सकते हैं, ठीक है. you can exposure extend करने का मतलब है कि you can go further on with the incision, so it is one of a very good and a very important property of an incision. Then provide good and stable primary closure in the unerupted tooth. वही बात again, आपको primary closure बहुत अच्छा मिल जाएगा if the tooth was unerupted, ठीक है. So अच्छा, next हमारे पास आ जाता है procedure बाकी. उसके अलावा let me tell you there are some other flaps also, ठीक है. अगर हम upper molars की बात करें तो उनमें एक हमारे पास होता है द एल शेप फ्लैप, ठीक है, which is the second molar paramarginal flap with vestibular extension, ठीक है. आपका around the margin of the second molar एक आप एल शेप इंसिजन देते हैं, ठीक है, और उसको साथ ही वेस्टिबुलर में एक्सटेंड कर देते हैं. That's another kind of flap that you can use during the removal of the impacted molars. Then you have a buccal extension flap. Then you have palatal diagonal flap, ठीक है. So ये अगर आप upper molars की बात करें तो. So yeah, so these are other few incisions or flap design that you can use. आगे आ जाते हैं हम उसके प्रोसीजर की तरफ. अच्छा, आगे quickly मूव करेंगे because I think ये तो सबको ही पता है कि एक्सट्रैक्शन का बाकी प्रोसीजर क्या है. बोन रिमूव, समटाइम्स अगर आप सर्जिकली स्पेशली अगर आप रिमूव कर रहे हैं थर्ड मोलर को, जिसमें ऑब्वियसली हम फ्लैप उठाए उसके बाद बोन भी रिमूव करनी है, ठीक है, तो वो यू कैन डू दैट यूजिंग बर्स, ठीक है. आप डिच क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी फोर्सेप की जो फोर्सेप तो यूजुअली नहीं यूज करते, आपके जो एलिवेटर्स होते हैं उसकी एप्लीकेशन एक परचेज पॉइंट बनाने के लिए दैट वी डू इन एवरी अदर एक्सट्रैक्शन. सो एक परचेज पॉइंट बनाने के लिए प्रॉपर और टूथ को थोड़ा सा एक्सपोज करने के लिए वी कट द बोन अराउंड द टूथ, ठीक है, यूजिंग अ राउंड बर विद कंटिन्यूअस water use, usually saline use करते हैं ताकि बाद में bone necrosis ना हो, ठीक है. If anyone has seen third molar की extraction surgical तो they would have seen that कि आप continuously saline use कर रहे होते हैं while you are meanwhile using the burr, ठीक. उसके बाद आपके पास आ जाता है कि delivery of the tooth, ठीक है. अब वो कहते हैं टूथ को आपने सेक्शन करके निकालना है, ठीक है. अगर आप सबसे इजी तब होता है when you can reach the furcation of the tooth, furcation पे पहुंच के उसको सेक्शन करें एंड सेक्शन एक एक करके निकाल लें, ठीक. एंड नॉट नेसेसरली अगर आपका टूथ इम्पैक्टेड है लेकिन वो सर्जिकली रिमूव नहीं करे तो एज इट इज टूथ आना इज अ गनीमत, ठीक है. सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू सेक्शन योर टूथ, ठीक है. सर्जिकल के केस में यस यू हैव टू सेक्शन द टूथ, ठीक है. सो और वो कहते हैं कि व्हाई वुड यू डू दैट, इट्स बिकॉज रूट्स कॉन्फ्लिक्टिंग हैं और अनफेवरेबल लाइंस ऑफ विड्रॉल हैं, ठीक है. तो तब ऑब्वियसली यू हैव नो अदर ऑप्शन
कि और किस तरह निकाल जाए, सो यू सेक्शन इट, ठीक. अवॉइड डैमेज टू द inferior dental nerve, use a sterilized bird, ठीक है, whatever etc. ठीक है. आगे आपको पिक्चर्स आ रही हैं of the angulations, so I think थोड़ा easy हो जाएगा if we look at them, ठीक. so ये slides, ठीक है. this is your medial angular impaction. ये lower molars, this is yes, ठीक है. so इसमें आपको बता रहे हैं कि how do you go about the procedure, ठीक. so this is your burr cutting the bone, ठीक. हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन है तो उसमें हम बोन कैसे कट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन एंड हाउ यू गो अबाउट ड्रिलिंग द बोन, ठीक है, फॉर द टूथ रिमूवल अपर में एंड देन लोअर में एज इट इज. देन यू हैव द वर्टिकल इम्पैक्शन, ठीक है. बेसिकली दीज आर द स्लाइड्स दैट यू कैन, एक आप विजुअली देख लें कि इम्पैक्शंस बेसिकली इफ नॉट कि बोन किस तरह रिमूव हो रही है, जस्ट टू सी कि जो हमने इम्पैक्शंस को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू द एंगुलेशन वो है क्या क्या, ठीक. अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अच्छा क्या हो सकता है, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस. यस, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पेन, ठीक है. और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेन के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, जो किसी की नहीं सुनते, नो मैटर हाउ मच इंस्ट्रक्शंस you give them and how simple and clear cut instructions they're not going to follow. So सबसे common cause of severe excruciating pain after the removal of any tooth, you know, वो होता है आपका dry socket, you know. so उसमें बहुत बुरी पेन होती है पेशेंट को, very bad breath and very bad kind of pain, ठीक है. so सबसे पहले पेन. swelling is not a complication. minor swelling again as we talked, ठीक है, for like about a week, that's normal, that the patient should be informed. उसके ज्यादा अगर थर्ड डे के बाद अगर वो सबसाइड ना करे then yes that's a problem, ठीक है, तब इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है. ट्रिस्मस हो सकता है, again वो that can be due to pain or that can be due to infection. alveolar osteitis as we were talking about, this is one of the most common causes. बहुत बुरी पेन, very bad breath, ठीक है. so if a patient comes to you और वो ये कह रहा है कि halitosis फील हो रहा है और बहुत extreme kind of pain है, तो your first guess should be your that should be alveolar osteitis, जिसको हम normal term में dry socket बोलते हैं, ठीक है. उसके अलावा हो सकता है कि during the surgery कोई trauma कर दिया आपने, infection, TMJ joint के symptoms, और उसके अलावा 6 months of nerve dysesthesia, ठीक है. ये यूजुअली inferior alveolar nerve block का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इन केस ऑफ lower molar extractions, ठीक. तो इट कैन बी अ कॉज, ठीक है, इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन. फिर उसके अलावा माइनर परमानेंट हो सकती है, अगेन नर्व dysesthesia फॉर मोर देन 6 months, डैमेज कर दिया आपने adjacent tooth, ठीक है, periodontal membrane और adjacent tooth. It can be, you know, adjacent structures, hard tissues and soft tissue injuries होती है basically during the procedures. तो it can be a tooth, it can be your soft tissue, it can be a nerve, ठीक. तो उन्हीं में प्रॉब्लम आ सकती है और तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी. So major जो transient problems है, which is mandibular fracture and maxillary sinus perforation that we were talking about during जब हमने बात की थी कि हम थर्ड मोलर को रिमूव करें या ना करें, सही है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आप समटाइम्स यू अवॉइड, अगर मोलर की प्रॉब्लम नहीं कर रहा at present, so you avoid doing that because otherwise you can end up you know, destroying or disrupting these structures. So उसके अलावा the complication rates, ठीक है, ये भी आ गया आपके पास. Again, as we were talking about alveolar osteitis, सबसे ज्यादा ये होगा because patient को आदत होती है बार थूकते हैं, or they forgot and they smoked, or they forgot they started you know, using straw or whatever that creates negative pressure inside your oral cavity. You know, the most common being the spitting problem, because obviously blood aa raha hai muh mein, halka ooze ho raha hai, it's a big wound. You know, third molar extraction is a big wound that is created. So ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. उसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन यस हो सकता है. डिसेस्थीसिया वेरी अनकॉमन, ब्लीडिंग भी अनकॉमन है. स्लाइट ओजिंग इज नॉर्मल, दैट द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड, लेकिन ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, प्रोफाउंड ब्लीडिंग, दैट्स नॉट वेरी कॉमन, ठीक है. एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, द डूज एंड डोज मैंने आपको बता दिए थे. यू नो, दीज आर, आई थिंक दीज आर रिलेटेड to every other tooth extraction, not just your third molar extractions.
So just be very clear cut about your instructions, ठीक है? सबसे पहले गॉज को कितनी देर बाद निकालना है, you don't have to spit, don't take anything that's very hot, use cold stuff, avoid tea and coffee for a few days, like 3 days जो हम कहते हैं. Other than that, if you cannot, then eat or drink whatever you want without the straw when it's cold. You cannot eat anything that's piping hot because it's going to destroy your wound. ठीक, और उसके बाद वही mouth baths with saline, mouth washes, and brushing can be done. Eat and drink, ठीक है? And then they say if your failure to drink at least 1 quart of fluids per day may lead to dehydration and temperature elevation. सही. So do inform the patient that this can be a reason. ठीक है, तो ये भी करना है. Rest time, give yourself time to recover. सही. And then don'ts पे क्या है? Disturb ना करें wound को. हाथ तो नहीं, लोगों को जुबान लगाने की आदत होती है because obviously it's sometimes very unconsciously एक खड्डा मुंह में बनता है, so you want to keep touching it with your tongue more than with your fingers. So instruct the patient not to do that. First, take care. Vigorous rinsing and sucking at the extraction site, don't do that because it's going to dislodge the clot and you're going to end up in alveolar osteitis. Take. Don't expectorate, take care, or chew gum. Obviously, it's going to disturb your wound or may dislodge the clot that has been formed. And then उसके बाद वो कहते हैं कि do not apply heat to the face adjacent to the extraction site. अच्छा, always remember, you have to instruct the patient कि first 24 hours you have to use the ice, cold packs, everything cold, drinks, food, whatever. ठीक है? तो first 24 hours में कभी भी heat apply नहीं करते. Why? Because you want the vessels to get constricted so the bleeding will stop. Vasoconstriction होगी, ठीक है, आपका wound closure होना start होगा, ठीक है, the skin even will constrict, जिसकी वजह से the tissue will come together. अगर आप first 24 hours में heat apply कर देंगे, vasodilatation हो जाएगी, bleeding start हो सकती है, the wound will not close the way it is supposed to, the clot can be dislodged, ठीक है, so that's the reason आप पहले 24 घंटों में कभी भी किसी patient को ये नहीं कहेंगे कि आप heat apply करें. ठीक है, it's almost the 3rd day, ठीक है, when you prescribe the patient that now start using heat, for the healing or for the swelling to subside or the edema to subside. That's what you do. And never skip a meal, ठीक है, and switch to, on solid food as soon as possible. Don't wait because then it is going to go a problem. क्यों? क्योंकि एक तो diet factors, ठीक है, आपकी nutrition factors में, और उसके अलावा, you might get used to it or any other problem. Okay, so not very necessary, but important things were discussed before. So these are some few cases that you can see one by one. First of all, anesthesia. Okay, block दे रहे हैं patient को, उसके बाद your flap incision. ठीक है, flap raise कर रहे हैं, यहाँ पे flap raise कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद yes, still on flap raising, flap raise, flap completely raise कर लिया, and then उसके बाद now you have visibility and adequate access to your tooth that you need to be removed, and then you have your tooth removed. See, so this is how it looked like. See, case number 2 में हमारे पास first of all a radiographic. अच्छा, this is almost अच्छा, not a very difficult tooth remove honestly, ठीक है. Clinically ये था, radiographically वो था, ठीक है. As we've discussed, सबसे पहले आप clinically देखेंगे, फिर radiographically, ठीक है. आप block दे रहे हैं, block दे दिया, then you have to go about the incision, ठीक है. Flap raise किया, tooth निकाल लिया. ठीक है, this is the surgeon was giving an incision. ठीक है, यहाँ पे अब now you're raising the flap. ठीक है, flap raise कर रहे हैं, completely visible है, ठीक है, access हो गई, visibility हो गई, and now they are going to remove the tooth. So this is basically they are delivering the tooth. ठीक है, so yes, I think this is it. I hope this was helpful and beneficial to everybody who was listening and watching, and I tried to be as precise and as informative as I can.
So short, like in short, back to back, there were questions about the third molars related to wisdom teeth. Okay, in the annual, in the supply last year. So it is, yes, very important thing. Tuckers में है जो चीज नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग थी जिसमें मैंने एक बता दिया वो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू विंटर लाइंस ऑफ वॉर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, व्हाइट एम्बर एंड रेड बेसिकली. सो डू सी दैट वीडियो. आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, एटलीस्ट हमारे कॉलेजेस में तो हमें नहीं कराया जाता था. सो वी हैव टू डू दैट आवरसेल्फ इन द प्रॉफ. वो भी एमसीक्यू आया था तो हमें पता नहीं is something we're supposed to do. Other than that, do read it, ठीक है, as thoroughly as you can. There's a whole chapter. अच्छा, जो एक चीज very important that is not in the book, Tuckers में नहीं है, that is skin and impactions. ठीक है, वो इंशाल्लाह we are scheduled to discuss that tomorrow. तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे. बाकी hopefully I have tried to cover almost everything that was there to know. And if you have any other questions, you know, do let me know. And thanks a lot, Thank you. Dr. Jannat. It was a very great lecture, and I also watched, and it was very superb, and it gave me so much information, and my all the confusions on the dental infections were now improved, and now it has been cleared. So thanks a lot for coming here and giving a lecture and letting us know all about the infections. And the slides were too good, and also the cases at the end proved very well and had accessibility to us. Thanks a lot again. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.